हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट केस लो के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और फाइनली जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, एआईबी हो या फिर जुडिशरी कोई भी एग्ज़ाम, उनके लिए सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस लो इंपॉर्टेंट होगा। और मैं रिसेंट जो बता दूँ कि यहाँ पर वीडियो काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि वीडियो लेकर आऊँ केस लो के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से नहीं लेकर आ पाया। लेकिन यहाँ पर ट्राई करूँगा कि जो भी वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चन करवा देने का, डेट मीन्स इंपॉर्टेंट केस लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई बार यहाँ पर एआईबी एग्ज़ाम में या फिर जुडिशरी एग्ज़ाम में ये सारे केस लो जो है आ चुके हैं और भी आने के चांसेस यहाँ पर बने रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डील करते हैं, इस सारे केस लो के बारे में जानते हैं क्या है इंपॉर्टेंट केस लो जो आपको इंपॉर्टेंट और याद रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इससे पहले अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखा है चैनल के ऊपर तो जाइए, देख सकते हैं एमसीक्यू जो मैंने करवाया है एआईबी या फिर जुडिशरी दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको वो सारे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, रेट मीन्स डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट केस लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर पहला जो केस लो है ए के गोपालन केस 1950 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंटेस्ट किया था कि देयर वाज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंश्रेन इन आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इफ द डिटेंशन वाज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। हेयर एससी टुक अ नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21। तो इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ था फंडामेंटल राइट्स को लेकर, और यहाँ पर नैरो व्यू दिया गया था आर्टिकल 21 को लेकर। ठीक है, ये बताया गया है ए के गोपालन केस 1950 में। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे डायरेक्टली जाएंगे कि यहाँ पर मेंशन क्या हो रहेगा कि किस केस में फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन नहीं हुआ था, और वहाँ पे व्यू ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक व्यू दिया गया था आर्टिकल 21 को लेकर। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे और वहाँ पे रहेगा ऑप्शन में आपका ए के गोपालन केस 1950। तो आपको इसको टिक करना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समरी व्यू दे दूँगा हर एक केस लो का, ताकि आपको समझ में आए कौन सा केस किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट केस लो देखते हैं। सेकेंड नंबर में यहाँ पे है शंकरी प्रसाद केस 1951। इस केस के द्वारा यहाँ पर अमेंडेबिलिटी जो फंडामेंटल राइट्स को हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था इस केस में। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कंटेंट किया कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का अंडर आर्टिकल 368, वो इंक्लूड करती है जो पावर टू अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स भी पावर है अमेंड करने का, जो कि गारंटेड किया है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इस केस में हुआ था शंकरी प्रसाद केस में, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट केस लो है बेरूबरी यूनियन केस 1960। यहाँ पर इस केस में जो ये केस है वो रिगार्डिंग है पार्लियामेंट पावर टू ट्रांसफ़र दी टेरिटरी ऑफ बेरू बाई टू पाकिस्तान। डेट मीन्स यहाँ पर जो पार्लियामेंट का पावर यहाँ पर देखा जा रहा था कि जो ट्रांसफ़र कर सकती है टेरिटरी बेरू बाई टू पाकिस्तान में या नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था डिटेल्स में आर्टिकल 3 को, और यहाँ पर बताया गया उनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पार्लियामेंट है वो मेक लॉज नहीं बना सकती है जो एग्जीक्यूट करे नेहरू नून एग्रीमेंट को। ठीक है, और इसके बाद ही 9th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया जो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेरूबरी यूनियन केस 1960 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट केस लो यहाँ पर है गोलकनाथ केस 1967। और इस केस में यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस केस में माना गया था कि जो अमेंडमेंट है या लो है या नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये इस बात में उठा था, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंटेंट किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंडेबल नहीं है पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्टली, और ये रिस्ट्रिक्ट करता है जो कि स्टेटेड है आर्टिकल 13 में। बट यहाँ पे अमेंड किया जा सकता है डेट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को, और उसका जो प्रोसीजर है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यहाँ रिक्वायर्ड है। उसके बाद ही यहाँ पर इसका जो है अमेंडमेंट हो सकता है। यहाँ पर साथ में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है उसमें प्रोसीजर बताया गया कि अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ में ये पार्लियामेंट को डायरेक्ट पावर यहाँ पर नहीं दे सकती है अमेंडमेंट करने को लेकर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है कि अमेंडमेंट अगर होगा फंडामेंटल राइट्स का तो वो कैसे होगा, और ये इसमें बताया गया था गोलकनाथ केस 1967 में। नेक्स्ट यहाँ पर केस लो केशवानंदा भारती केस 1973 है। और इस जजमेंट में इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में डिफाइन किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। यानी इसमें जो है आपका पार्लियामेंट्स के अमेंडिंग पावर से ये बियॉन्ड है, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे यहाँ पर एब्रोगेटेड मीन्स यहाँ पर ख़त्म नहीं
किया जा सकता है इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी यहाँ पर एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। और दिस इज द बेसिक इन इंडियन लॉ in which judiciary can strike down any amendment passed by the parliament that is in conflict with the basic structure of the constitution। अगर किसी भी तरह का इंडियन लॉ में यहाँ पर अगर आता है अमेंडमेंट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर बेसिक जुडिशरी जो है स्ट्राइक डाउन कर सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये केशवानंदा भारती केस में हुआ था 1973 में। इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया था। अब नेक्स्ट इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 को देखते हैं। और इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया है थ्योरी, जो बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी अप्लाई किया, और जो है क्लाउज 4 ऑफ आर्टिकल 329 क्लाउज ए को यहाँ पर जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया। डेट मीन्स उसे यहाँ पर हटा दिया। क्यों हटाया? और ये जो इंसर्ट किया गया था 39 अमेंडमेंट इन 1975 के द्वारा ये इंसर्ट किया गया था क्लाउज 329 ए क्लाउज 4 को, जिससे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर हटा दिया गया। और ग्राउंड दिया गया इसके पीछे कि ये बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, यानी जो पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर है वो इससे बियॉन्ड है, और इसे यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे ये ख़त्म कर रही है। इसलिए इस अमेंडमेंट को है, इस क्लाउज को है यहाँ पर हटा दिया गया था, स्ट्रक डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मनेका गांधी केस 1978। इस केस में क्या हुआ था? यहाँ पर मेन इशू था जो इस केस में वो था राइट टू गो अब्रॉड इज़ अ पार्ट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया था कि जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसमें ये इंक्लूड होता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया जो एग्जिस्टेंस है इनेबलिंग अभी लॉ का, उसमें यहाँ पर ये रिस्ट्रेन नहीं कर सकती किसी का पर्सनल लिबर्टी को लेकर, और ऐसा लॉ जो है हमारे पास वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए। तो ये इस मैटर में कहा गया था मनेका गांधी केस में 1978 को, और इसमें आर्टिकल 21 का इसमें डिस्क्राइब हुआ था, जिसमें राइट टू पर्सनल लिबर्टी को लेकर बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मिनर्वा मिल्स केस 1980 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को यहाँ पर फिर से स्ट्रेंथ दिया गया था, और यहाँ पर जजमेंट के द्वारा 2 चेंजेस जो है उसे हटाया गया था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेट मीन्स 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत में यहाँ पे 2 चेंजेस लाया गया था, उसे यहाँ जजमेंट के थ्रू हटाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हटाया वो देख लेते हैं। यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि जो वायलेट है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट कर रही है ये जो 2 अमेंडमेंट लाए गए थे 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और यहाँ पे इस जजमेंट के द्वारा क्लियर बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द जजमेंट मेक्स इट क्लियर डेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो इस केस में ये मैटर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वमन राव केस 1981 है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लेकर जजमेंट दिया था, और इसमें जो है केशवानंद भारती केस जजमेंट को है यहाँ पर बताया गया था कि जो भी यहाँ पर केस है उसे फिर से कोई भी केस में रीओपन नहीं किया जा सकता, या फिर उसके वैलिडिटी को यहाँ पर जो है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इट शुड नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली टू रीओपन द वैलिडिटी ऑफ एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच टुक प्लेस प्रायर टू डेट, ठीक है। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव डेट मीन्स पीछे वाले केस में यहाँ पर किसी भी रीओपन करके उसके वैलिडिटी को यहाँ पर अमेंडमेंट करने को नहीं कहा जा सकता है, वो इस केस में बताया गया था। अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट केस है जो इम्पोर्टेंट है, शाह बन्नो बेगम केस 1985। इस केस में यहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स यहाँ पर फाइट कर रही थी अपने राइट्स को लेकर, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो राइट टू एलिमनी है वो मुस्लिम वुमेन के लिए भी है, और इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो है हर एक सिटीज़न विदाउट वहाँ पर रिलीजन को कंसीडर किए हुए हर एक सिटीज़न के ऊपर यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। और साथ में एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी था गवर्नमेंट के टाइम में, उस समय जो भी गवर्नमेंट थे, और यहाँ पे जजमेंट पास किया गया द मुस्लिम वुमेन, यहाँ पर देख सकते हैं, जजमेंट बाय पासिंग द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 अकॉर्डिंग टू विच एलिमनी नीड टू बी गिवन ओनली ड्यूरिंग द इदात पीरियड इन ट्यून विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ,
ठीक है। तो ये जजमेंट आया था इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें बताया कि जो इस अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ है, वो एलिमनी यहाँ पर जो दिया जाएगा वो दिया जा सकता है इदाद पीरियड के ड्यूरिंग भी। ठीक है, तो ये कहा गया था इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे केस लो है एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का। इस केस में जो है 3 इशू को यहाँ पर डील किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 के अंतर्गत में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी और रायलैंड वर्सेस फ्लेचर टू बी फॉलोड एंड इशू ऑफ कंपनसेशन, ये सब सारे इशू को यहाँ पर डील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो भी आर्टिकल 32 के अंतर्गत में यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर सकता है प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर, और यहाँ पर रिमीडियल्स मेजर जो है, अगर कोई राइट्स वायलेट होता है तो यहाँ पे उन्हें रिमीडी भी यहाँ प्रोवाइड हो सकता है। और इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लिखा हुआ इट हेल्सो इन hazardous और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज़ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज टू बी फॉलोड। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो फॉलो किया जाएगा, और यहाँ पर कहा गया कि जो भी यहाँ पर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो को रिलेटेड हो उसके मैग्नीट्यूड और कैपेसिटी, इंडस्ट्री की कैपेसिटी के ऊपर, ताकि वो एक डिफेंसिव और एक सही तरीके से इसे डिसाइड हो सके। ठीक है, तो ये सब इस 3 इशू को यहाँ पर डील किया गया एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लो हमारे पास है इंदिरा सोहाने एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1992। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया और स्कोप एंड एक्सटेंट है जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, उसमें ये बात कहा गया कि रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं जॉब्स के फेवर में बैकवर्ड क्लासेस को, इसके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अंतर्गत में 27% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को, जो कि सर्टेन कंडीशन के साथ में है, लाइक क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और यहाँ पे टोटल रिजर्वेशन जो है कोटा वो शुड नॉट बी एक्सीड 50% एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात इस केस में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर केस लो जो आपका है वो एस आर बोमाई केस 1994 का है, और इस जजमेंट के तहत में, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई किया है कि जो मिसयूज़ है आर्टिकल 356 का, जो यहाँ पर ज़बरदस्त मिसयूज़ हो रहा था रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन स्टेट्स, उस चीज़ को यहाँ पर इस केस में जजमेंट दिया गया था। ठीक है, उस तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आया था इसी के रिगार्डिंग में, और यहाँ पर इसका मिसयूज़ को है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू यहाँ पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लो हमारे पास है विशाखा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इस केस के अंतर्गत में यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पे हुआ था उसको यहाँ डील किया गया, और जजमेंट के थ्रू बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया जो एम्प्लॉयर के लिए है, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पर्सन और इंस्टीट्यूशन है उनका भी, कि ये इमीडिएट इंश्योर करे कि जो वर्क प्लेस पे जो है यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को, और साथ में यहाँ पर इसे विशाखा गाइडलाइंस भी कहा जाता है, और साथ में इस गाइडलाइंस को तब तक फॉलो किया जाएगा जब तक इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट लेगिस्लेशन यहाँ पर ना आ जाए। ठीक है, तो ये सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया गया था जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास केस लो है वो समाथा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 है। इस जजमेंट के द्वारा यहाँ पे जितना भी लीजेज है उसके यहाँ पर सबको निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ग्रांट किया गया था आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शेड्यूल एरियाज में। और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूछा था कि जो भी यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है उसे सारा रोका जाना चाहिए, और जो भी फॉरेस्ट लैंड है, ट्राइबल लैंड है एंड गवर्नमेंट लैंड है इन शेड्यूल एरियाज, उन सभी को जो लिस्ट दिया जाएगा वो लिस्ट प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जा सकता है, और नॉन ट्राइबल इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में। ठीक है, इसमें साथ में ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सिर्फ परमिट कर सकती है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड ट्राइबल पीपल को ही, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को लीज पे नहीं दिया जा सकता है। तो ये इस केस में डिसाइड किया गया था। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट केस लो है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो सेकेंड मैरिज है हिंदू मैन का, वहाँ पे विदाउट डिवोर्सिंग द फर्स्ट वाइफ, अब बिना अगर फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दिए अगर कोई मेन कन्वर्ट कर रहा है हिंदू से मुस्लिम में और शादी कर रहा है तो वो क्या है, वॉइड हो जाएगा, अनलेस उसका पहला जो विवाह है, मैरिज है, वो डिसॉल्व नहीं होता अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट केस लो जो है आईआर कोयलो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है, जिस जजमेंट के थ्रू यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई लॉ यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहा है 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में, तो यहाँ पे उसे एग्जामिन करना और कॉन्फ्रेंटेड करना
यहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि कोर्ट में हो सकता है। और इसमें कहा गया कि जो 9th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंटेन कर रहा है लिस्ट ऑफ एक्ट्स एंड लॉ विच कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और उसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ था, वामन राव रूलिंग में यहाँ पर एक्ट्स एंड लॉ को मेंशन जो है 9th शेड्यूल में, वो यहाँ पे चैलेंज हुआ था, उसे चैलेंज नहीं तो यहाँ पे हुआ था ये कि जो वामन राव रूलिंग केस है उसमें यहाँ पे जो भी एक्ट्स या फिर लॉ मेंशन है 9th शेड्यूल में टिल 24/1973 वहाँ पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट अगर लिया जा रहा है या फिर अमेंड करने को हो या फिर उसमें और भी एक्ट्स शेड्यूल में से ऐड करना हो, तो यहाँ पे उसे इंस्पेक्शन यानी क्लोज इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन जुडिशरी सिस्टम के द्वारा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस केस में डिसाइड किया गया था। अब यहाँ पे है नेक्स्ट केस लो, ये है फिडोफिलिया केस। इसे 2011 के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया कॉन्विक्शन को, और जो सेंटेंस है सेंटेंस यहाँ 6 ईयर का सुनाया गया था, रिगरस इम्प्रिजमेंट जो है इम्पोज किया गया था टू यूके नेशनल हु वेयर एक्विटेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक्विटेड किया गया था, उसे यहाँ पे कॉन्विक्शन दिया गया था। और कोर्ट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्सुअल एब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रेन है वो एक मोस्ट हीनियस क्राइम होता है। तो यहाँ पर इस केस के तहत में कॉन्विक्शन दिया गया 6 ईयर्स का रिगरस इम्प्रिजमेंट जो टू यूके नेशनल सिटीजन्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और केस लो है अरुणा साहनबाग केस 2011 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रूल किया था कि इंडिविजुअल्स हैड अ राइट टू डाई विथ डिग्निटी allowing passive enthusia with guidelines. The need to reform India law on enthusia was triggered by the tragic case of Aruna Sahanbag, who lay in a vegetative state, blind, paralyzed, and deaf for 42 years. तो ये इस केस में हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट केस लो आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि जो डायरेक्ट है यूज़ ऑफ नन ऑफ द एबव नोटा ऑप्शन। यहाँ पे नोटा ऑप्शन जो है हमारे इलेक्शन में लाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कहा गया कि द वर्डिक्ट डायरेक्टेड द यूज ऑफ द नन ऑफ द एबव नोटा ऑप्शन इन द कंटेस्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा एंड रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज। यहाँ जो है पहले इलेक्शन में नोटा का ऑप्शन नहीं रहता था, जो इस केस के द्वारा, इस लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा यहाँ पे कंटेक्स्ट इलेक्शन में नोटा का ऑप्शन लाया गया, जो भी यहाँ पर लोकसभा या फिर स्टेट में, हर एक स्टेट में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट केस लो है। जितना भी आपको यहाँ पे वीडियो में करवा रहा हूँ सारा लैंडमार्क, सारा इंपॉर्टेंट केस लो है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। और कोई भी स्टेट में अगर आप जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही सकता है भाई। इसलिए अगर आप कोई भी वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट ज़रूर देखें। कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लग रहा हो तो। और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का यहाँ पर केस लो है। इसमें यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस के तहत में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था ट्रांसजेंडर पर्सन को एज अ थर्ड जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड जेंडर को मान्यता इस केस लॉ के द्वारा ही दिया गया था। और यहाँ पे बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में यहाँ पर इक्वली एप्लीकेबल है सभी के लिए। और यहाँ पे राइट सभी को दिया जाएगा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर जेंडर, या फिर वो मेल हो या फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया गवर्नमेंट को कि जो भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है, डेट मीन्स यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है उन्हें यहाँ ट्रीट किया जाए माइनॉरिटीज़ के तौर पे, और एक्सपेंड किया जाए रिजर्वेशन जो कि एजुकेशन, जॉब्स और सभी चीज़ों में इन्हें भी प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट केस लो है, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास केस लो है जस्टिस केसे पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और टू प्राइवेसी को यहाँ पर बताया कि ये लाइफ एंड लिबर्टी के लेकर है, जो कि अंडर आर्टिकल 21 के तहत में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये पर्सनैलिटी जो टेस्ट कहा गया है इसमें कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट यहाँ पे सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर वो मैटर हो नेशनल सिक्योरिटी या फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स हो या फिर स्टेट का। तो यहाँ पर इस बात में प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को लेकर इस केस में डील किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं
पहला नोटा जजमेंट 2013, इस जजमेंट के तहत में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था नोटा को, जो कि इंडियन वोटर के लिए यहाँ पर ऑप्शन लाया गया। सेकेंड यहाँ पे है लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमएलए, एमएलसी और एमपी को यहाँ पर गिल्टी फाउंड किया गया क्राइम को लेकर, और उन्हें मिनिमम 2 इयर्स का इम्प्रिजमेंट दिया गया, और साथ में मेंबर जो है हाउस का वो इमीडिएट सीज कर लिया गया। ठीक है, यानी उनका मेंबरशिप जो है हाउस ऑफ वो इमीडिएट सीज कर लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2014 का एक केस लॉ है, जो निर्भया केस 2014 के नाम से आप जानते होंगे, और इसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, जिसके तहत में डिफिनेशन दिया गया रेप को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में, और साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और आईपीसी 8060 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये सब सारे इंट्रोडक्शन हुआ था इस निर्भया केस 2014 के तहत ही। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इस केस के तहत में यहाँ पे रिकग्नाइज मिला था ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया था माइनॉरिटीज़ की तरह इसे ट्रीट करने को लेकर और रिजर्वेशन प्रोवाइड करने को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका ट्रिपल तलाक जजमेंट 2016 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बैकवर्ड प्रैक्टिस जो है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को यहाँ पर इसमें ट्रिपल तलाक जो है इसको हटाया गया था, और जो तलाक तलाक 3 टाइम्स जो कहा जाता था उसे इस प्रोविज़न के तहत में हटाया गया था तलाक बिल 2019 के तहत में। ठीक है, इसे आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो है राइट टू प्राइवेसी 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स के तहत में प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है रिपीलिंग डेट मीन सेक्शन 377 जो है यहाँ पे रिपील किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यहाँ पे जो क्रिमिनलाइज कर रहा है कंसेंसुअल सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन एडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स, तो ये चीज़ इसमें डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एल चंद्रा कुमार केस 1997 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि जो पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू है वो वेस्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, और उस आर्टिकल के तहत में आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडीज, और 2026 यहाँ पर है 2026 जो रिस्पेक्टिव है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, जुडिशल रिव्यू करने को लेकर आर्टिकल 32 और 2026 के तहत में। नेक्स्ट यहाँ पे पुट्टुस्वामी केस 2017 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ वंस प्राइवेसी। और यहाँ पे नेक्स्ट है हेविस कॉर्पस केस 1976, जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस आया था इसके तहत में वो क्रिटिसाइज बहुत हुआ था, और यहाँ पर मेजोरिटी रूलिंग जो है यहाँ पे अगेंस्ट में गया था इंडिविजुअल फ्रीडम को लेकर, और ये देखा जा रहा था कि जो ये केस इसमें जो पास किया गया है जजमेंट वो जो है फेवर के स्टेट में है, और जस्टिस खन्ना डिसेंट इज़ ऑल्सो वेल नोन। तो ठीक है, तो इसके लिए जस्टिस खन्ना जो है वो जाने जाते हैं इसके लिए। हेबिस कॉर्पस केस 1976 का है ये। नेक्स्ट यहाँ पे रोमिस थापर केस 1950 है, जिसके तहत में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इंक्लूड किया फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज़ के तहत में, और इसे इंश्योर किया जाएगा बाय सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास केस लो है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2013, ये मैंने आपको ऊपर भी करवा दिया था। तो बस इसमें ये बताना है कि सेक्शन 80 क्लॉज 4 के तहत में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 उसे यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सेक्शन 8 क्लॉज 4 को यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है, इस जजमेंट के तहत में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 327 है आईपीसी का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड ये अप्लाई होता है हर एक क्लास और सिटीजन्स को, जो यहाँ पे रिस्टोरिंग क्या इंक्लूसिवनेस ऑफ एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रीमिनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है इंडिया में उसे ऑब्जर्व किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत में, वो उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है, और इसमें प्रेसिडेंस टू पब्लिक और रिलीजियस मॉरलिटी को भी वैल्यू दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का है। इसके तहत में यहाँ पे वर्डिक्ट निर्णय सुनाया गया, जिसे यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस प्रोविजन जो था अडल्ट्री का अंडर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी वो इसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे 497 को यहाँ आउटडेटेड बताकर इसे आर्टिकल जो है 14 और 21 का वायलेशन बताया गया, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है,
तो इसी केस में ये डिसीजन लिया गया था एडल्ट्री वाला, एडल्ट्री लॉ के बारे में, जो 497 में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है और लास्ट भी है, यहाँ पर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2018 है। इसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है साबरमाला टेम्पल के जो कस्टम है, जो प्रोहिबिट कर रहा है वुमेन को इंटर करने से एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर में, वहाँ पे जो ये कस्टम ऐसा था, ठीक है, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर्स में जो है इंटर करने से यहाँ पे मना किया जाता था टेम्पल में कोई भी वुमेन्स को, प्रतिबंध था इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है इस कस्टम को। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो यहाँ पे मेन्स्ट्रेटिंग वुमेन है वो एक बताया गया कि ये पोल्यूटेड और इम्प्योर माना जाता है इस कस्टम के तहत में। वो एक फॉर्म को यहाँ दर्शा रहा है जो अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 के तहत में है, तो इसे यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था इसी केस में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल जो मैंने आपको लैंडमार्क केसेस और इंपॉर्टेंट केस लॉज बताया है इस वीडियो के तहत में, आप सभी के एग्जाम के लिए, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे दे रहे हैं या फिर आप कोई जुडिशरी कोई स्टेट में दे रहे हैं, तो ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है सारे। और भी वो बहुत सारे केस लॉ है जो आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको चाहिए पार्ट 2 भी इसका, तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि पार्ट 2 चाहिए। और साथ में कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप आप सभी का जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो एआईबी का, उन सभी को ऑल दी बेस्ट। और साथ में जो भी स्टेट जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के तहत में। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।